फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं बंगाल का विभाजन। तो अगर हम लोग बंगाल की विभाजन की घटना के बारे में बात करें तो यह 20वीं सदी की प्रारंभ की प्रथम राष्ट्रवादी घटना इसे माना जाता है। प्रथम राष्ट्रवादी घटना इसे माना जाता है, यानी कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन की घटना 20वीं सदी के प्रारंभ की प्रथम राष्ट्रवादी घटना है। और इस समय, ठीक है, और इस समय कहा जाए, इस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय, भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में की थी। कब की थी? 20 जुलाई 1905 में। और अगर इस बंगाल विभाजन के कारण के बारे में चर्चा करें कि आखिर क्या कारण था, तो इसके कई कारण देखने को मिलते हैं। जैसे कि बंगाल विभाजन का कारण लॉर्ड कर्जन जो रहते हैं, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के अनुसार ये कहा गया कि बंगाल की जनसंख्या एवं क्षेत्र का अत्यधिक विस्तृत होना, ठीक है, क्षेत्र का अत्यधिक विस्तृत होना बताया है। यानी लॉर्ड कर्जन जी ने कहा कि बंगाल की जनसंख्या एवं इनका क्षेत्र इतना ज़्यादा है कि हम इसे अच्छे से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इतने विशाल सूबे या प्रांत की प्रशासन संचालित करने में वैधानिक रूप से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए हम सक्षम नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए तो लॉर्ड कर्जन ने ये जो कारण बताया, ये इसका कोई मायने ही नहीं था। इसका कारण कुछ और ही था, जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर कहा जाए तो बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण के बारे में अगर कहें, वास्तविक कारण, तो ये कारण कुछ और ही निकल के आए हैं। जैसे कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना था। हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना ही बंगाल विभाजन का मेन कारण था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन के समय, ठीक है, इस समय क्या हो रहा था कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु माना जा रहा था। और इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन से इस राष्ट्रीय चेतना को भंग करना चाहते थे। राष्ट्रीय चेतना को भंग करना चाहती थी। यानी कि एक और तो लॉर्ड कर्जन जी ये कह रहे हैं कि बंगाल में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, क्षेत्र अधिक है, इसीलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं ताकि हमें वैधानिक रूप से उनकी समस्याएं दूर करने में सहायता मिले। जबकि बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण देखते हैं तो कुछ और ही मिलता है।
ठीक है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि समकालीन भारत में बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और यह जनसंख्या एवं भू क्षेत्र दोनों के आधार पर ही बहुत बड़ा माना जाता है। और कहा जाता है कि इस समय बंगाल की आबादी, ठीक है, इस समय अगर कहा जाए तो बंगाल की आबादी जनसंख्या 8 करोड़ 30 लाख थे। कितनी थी? 8 करोड़ 30 लाख थी। एवं इस बंगाल के भू क्षेत्र में कई क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। तो अगर इस समय का अगर हम लोग बंगाल कहें तो इस बंगाल में कई क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे कि पूर्वी बंगाल हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, पश्चिमी बंगाल, बिहार हो गया, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद मान सकते हैं असम और झारखंड। यानी ये जितने भी भू क्षेत्र हैं, ये सभी भू क्षेत्र मिलके क्या बन रहे थे? तो बंगाल का निर्माण हो रहा था। और इसी बीच आप देखते हैं कि कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित भी कर दिया था। यानी कि कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की भी घोषणा की। तो देख सकते हैं कि कर्जन ने यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा भी कर देते हैं। जैसे कि एक तो वो रखते हैं पूर्वी बंगाल, ठीक है। और इस पूर्वी बंगाल में रहता है ढाका। क्या रहता है? ढाका, ठीक है। और एक होता है पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और इसमें रहता है आपका कलकत्ता। क्या रहता है? कलकत्ता। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूर्वी बंगाल है तो इसे मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र माना गया है। मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र इसे माना गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कहा जाए तो मुस्लिम यहाँ पे उच्च जनसंख्या में थे। मुस्लिम उच्च जनसंख्या में यहाँ थी, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा था। कहाँ? पूर्वी बंगाल में। कहा जाता है कि 3.20 करोड़ यहाँ मुस्लिम की जनसंख्या मानी जाती है। अगर वहीं हम लोग पश्चिमी बंगाल के बारे में बात करें तो यहाँ हिंदू बहुमत वाला क्षेत्र इसे माना जाता है। हिंदू बहुमत वाला क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे हिंदू की उच्च जनसंख्या होती है। हिंदू की उच्च जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। और लगभग कहा जाता है कि 5.10 करोड़ यहाँ पे हिंदू की जनसंख्या पाई गई। इसीलिए बंगाल को 2 भागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। देख सकते हैं कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को घोषित किया था, ठीक है। कब घोषित किए थे? तो बंगाल का विभाजन कहा जाए यानी कर्जन ने बंगाल का विभाजन दिवस अगर कहा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने घोषणा किया था। और इसी के बीच क्या होता है कि भारतीय नेताओं ने बंगाल विभाजन का भारी विरोध किया और 16 अक्टूबर की सुबह में बंगाल में, ठीक है, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। क्या मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है किनके द्वारा? तो भारतीय नेताओं के द्वारा बंगाल में 16 अक्टूबर के सुबह में रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है।
और इस पर्व में सभी लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द की मांग को अस्वीकार भी कर दिया था। यानी कि इन सभी नेताओं ने बंगाल विभाजन रद्द करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। इसी के बीच आप देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन। और यह स्वदेशी आंदोलन 1906 में किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1906 में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, ये बंगाल से होती है। तो कहाँ से होती है? बंगाल से होती है। और क्यों होती है? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, बंगाल के विभाजन के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन किया जाता है, ठीक है। और बंगाल का विभाजन का विरोध इनका प्रारंभिक उद्देश्य था, परंतु कुछ समय के बाद स्वदेशी आंदोलन जो रहता है इनका उद्देश्य चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यह प्रारंभिक उद्देश्य है, प्रारंभिक उद्देश्य था, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है? बाद के उद्देश्य में यह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे, स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से बंगाल विभाजन के विरोध में होती है। और बंगाल विभाजन का जो विरोध है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था, लेकिन कुछ समय के बाद इनके उद्देश्य में चेंजिंग आता है, यानी परिवर्तन होता है। और अब इनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज प्राप्त करना था। और इसी स्वदेशी आंदोलन में कई तरीके के आप नेता को भी देखेंगे। तो चलिए अब इसमें हम लोग इनके प्रमुख नेता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हम लोग स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में बात करें तो इनके कई नेता हैं, जैसे कि अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त, साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, अरविंद घोष भी हैं, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बिपिन चंद्र पॉल हैं, अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है, वरिंद्र घोष हैं, जातेंद्र नाथ। तो आप देख सकते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन के कई नेता यहाँ पे हैं, जैसे अश्वनी कुमार दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, वरिंद्र घोष और जातेंद्र नाथ। देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दो प्रमुख नारे थे, यानी दो मुख्य इनके नारे थे। कौन कौन? तो पहला था स्वदेशी और दूसरा था बहिष्कार। दूसरा क्या था? बहिष्कार। यानी कहने का अर्थ है कि इस आंदोलन के विस्तार जो हुआ था तो इसमें दो नारे लगाए गए, एक तो स्वदेशी
और दूसरा बहिष्कार यानी अंग्रेजों का बहिष्कार करो, उनके वस्तुओं का बहिष्कार करो। और इस आंदोलन का विस्तार बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें पंजाब और यूपी के बारे में, ठीक है, तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो अजीत सिंह। ठीक है, तो अजीत सिंह कहाँ से कर रहे थे? पंजाब से। और यूपी से कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि स्वदेशी आंदोलन जो था पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हो रहा था। साथ ही साथ दिल्ली से अगर कहा जाए तो दिल्ली से थे सैयद हैदर राजा, सैयद हैदर राजा। ठीक है, मद्रास से अगर बात करें तो मद्रास से स्वदेशी आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे चिदम्बरम। ठीक है, अगर हम लोग बम्बई का बात करें तो बम्बई से इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक। और आंध्र प्रदेश से अगर बात किया जाए, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से थे हरि सर्वोत्तम राय, हरि सर्वोत्तम राय। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। और अरविंद घोष जो थे, ठीक है, अरविंद घोष ने, ठीक है, इस आंदोलन को विस्तार देते हुए यह कहा, यानी अरविंद घोष ने बहिष्कार को, किसको? बहिष्कार को, जो नारा लगा था तो उसमें बहिष्कार को विस्तार दिया। बहिष्कार को क्या किए? विस्तार दिए। और विस्तार देते हुए ये कहा कि हमें विदेशी वस्तुएं, ब्रिटिश शिक्षा, यानी क्या क्या चीज? तो विदेशी वस्तुएं, ब्रिटिश शिक्षा हो गया। ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, का विरोध करना चाहिए। यानी कि अरविंद घोष ने बहिष्कार को विस्तार देते हुए ये कहा कि हमें विदेशी वस्तुएं, ब्रिटिश शिक्षा, कार्यपालिका, न्यायपालिका का विरोध करना चाहिए। और इसी आंदोलन में यह भी कहा गया कि हमें चरखा जैसे उपकरण का भी उपयोग करना चाहिए। किस चीज़ का? चरखा का। यानी इसी आंदोलन के दौरान चरखा एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया और बड़े पैमानों पे चरखों का वितरण भी देखने को मिलता है। और इसी आंदोलन के दौरान आप ये भी देखिएगा कि स्वदेशी वस्तुओं के पालन एवं आत्मनिर्भरता पर अत्यधिक बल दिया गया। यानी इसमें किस चीज़ पे बल दिया गया था? तो स्वदेशी वस्तुओं के पालन एवं आत्मनिर्भरता पर अत्यधिक बल दिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी आत्मनिर्भरता एवं बलिदान पे ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ पे कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वदेशी वस्तुओं के पालन और आत्मनिर्भरता पे बल दिया है। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान टैगोर ने एक गाना गाया था। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत उन्होंने लिखा था, जो कि 1971 में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, 1971 में स्वतंत्रता के बाद आप कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के बाद बंगाल का राष्ट्रगान घोषित किया जाता है। क्या घोषित करते हैं? तो बंगाल का राष्ट्रगान घोषित किया जाता है। ठीक है, और इसी में आप देखिएगा कि 1905 में, ठीक है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भी बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 1905 में ही बनारस अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे, इस समय अध्यक्ष जो बने थे, यह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इस बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। और 1906 में, कब? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, ये बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टि से, ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार, ठीक है, इस अधिवेशन में क्या होता है कि पहली बार स्वराज की मांग करते हैं। पहली बार क्या करते हैं? स्वराज की मांग करते हैं ब्रिटिशों से। ठीक है, और यहाँ स्वराज का अर्थ होता है डोमिनियन स्टेट्स। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि स्वराज का क्या अर्थ है? तो स्वराज का अर्थ अगर कहा जाए, स्वराज का अर्थ, तो इसे हम कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज, यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही देश आजाद। और स्वदेशी आंदोलन जो होता है, गांधीवादी आंदोलन से पहले का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। यानी गांधीवाद आते हैं, गांधी जी आते हैं, तो उसके बाद तो आंदोलन एक अलग ही रुख पकड़ लेता है। लेकिन गांधीवादी आंदोलन होने से पहले स्वदेशी आंदोलन को सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। और बंगाल इस आंदोलन को उग्रपंथी नेताओं द्वारा प्रभावित किया गया। और इसी आंदोलन के दौरान आप देख सकते हैं कि बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन स्थापित होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये हुआ था अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा, इनका संचालन किया गया अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक है, और एक था आपका अनुशीलन समिति, जिसके कई नेता थे, जैसे कि वारिंद्र घोष, जातेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ठीक है, और इन सभी ने मिलकर क्या किया? अनुशीलन समिति का गठन किया। इसी बीच आप देख सकते हैं कि 1908 में स्वदेशी आंदोलन अत्यधिक कमजोर हो गया। स्वदेशी आंदोलन कमजोर हो जाता है,
क्योंकि यह कई भागों में बट गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो क्रांतिकारी संगठन हो गए। तो स्वदेशी आंदोलन 1908 में कमजोर हो गया क्योंकि इसके कई महत्वपूर्ण नेताओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कमजोर हो गया? तो कमजोर होने का जो कारण था, इसके कई कारण थे, जैसे कि भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन के असफलता का अगर मुख्य कारण कहा जाए तो एक और कारण था, जिसमें 1907 में नरम दल एवं गरम दल के बीच सूरत फूट हो जाता है और ये भी स्वदेशी आंदोलन के कमजोर होने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो आखिर नरम दल और गरम दल के बीच क्यों फूट हो रहा है? तो इसमें हम लोग जानेंगे कि गरम दल तथा नरम दल के विचारधारा में कई अंतर थे, उन दोनों के सोचने में काफ़ी अंतर था। तो इसे हम लोग जानते हैं कि गरम दल तथा नरम दल के बीच विचारधारा में क्या क्या अंतर है। बात करें गरम दल तथा नरम दल के बीच विचारधारा का अंतर, तो इसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान गरम दल तथा नरम दल के बीच विचारधारा का अंतर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम लोग नरम दल के बारे में बात करें तो नरम दल जो थे, तो नरम दल केवल स्वदेशी बहिष्कार के नारे को केवल बंगाल में लागू करना चाहते थे। कहाँ लागू करना चाहते थे? बंगाल में लागू करना चाहते थे। जबकि अगर हम लोग गरम दल का बात करें, ठीक है, गरम दल के बारे में, तो गरम दल का यह मानना था कि स्वदेशी बहिष्कार स्वराज्य एवं सब शिक्षा, ठीक है, के सिद्धांतों को पूरे भारत में लागू कीजिए, पूरे भारत में लागू किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि नरम दल ये चाहता था कि केवल स्वदेशी और बहिष्कार के नारे को सिर्फ बंगाल में लागू कीजिए, पूरे भारत में नहीं। वहीं गरम दल का ये कहना था कि इन सभी सिद्धांतों को पूरे देश में लागू करना चाहिए, ठीक है। और इसी को लेके गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और यह, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होने लगता है? मतभेद उत्पन्न होने लगे और यही जो आंदोलन था, यही सूरत विभाजन के रूप में सामने आया। सूरत विभाजन के रूप में सामने आता है, ठीक है। तो अब हम लोग सूरत विभाजन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जानते हैं सूरत विभाजन, किसके बारे में जानेंगे? सूरत विभाजन। तो अगर हम लोग बात करें सूरत विभाजन के बारे में, तो यह 1907 में हुआ था। कब किया गया? तो 1907 में किया गया। और सूरत फूट या सूरत विभाजन की बात हम लोग करें तो यह 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच वैचारिक
मतभेद पे आधारित थे। और वास्तव में यह मतभेद अगर कहा जाए तो बनारस अधिवेशन में सामने आया था। 1905 के बनारस अधिवेशन में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यह कब आया था, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में सामने आया। बनारस अधिवेशन में यह जो मतभेद था यह सामने आया था। साथ ही आप देख सकते हैं कि 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, यानी कि इस समय जो बनारस अधिवेशन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। और इसी अधिवेशन में गरम दल ने नरम दल की कार्यों की निंदा की, ठीक है। और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि गरम दल ने नरम दल के कार्यों की निंदा की, मतलब कि उनके बारे में खराब ये सब बोलना शुरू कर दिए कि आप ब्रिटिशों के चमचे हैं, ये हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है। जिसके कारण 1906 में क्या होता है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो होते हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन के, ठीक है। और इसी अधिवेशन में नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। इसमें इन्होंने क्या किया, स्वराज्य की मांग की दादा भाई नौरोजी ने। तो आप देख सकते हैं कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में होता है। और इस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग भी की। परंतु इसी अधिवेशन में जो उग्रपंथी रहते यानी गरम दल ने अपना दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। देख सकते हैं कि इसी अधिवेशन में यानी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही उग्रपंथी जिसे गरम दल कहते हैं इन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि स्वदेशी बहिष्कार, स्वशिक्षा और स्वराज के सिद्धांतों को पूरे देश में लागू किया जाए। जबकि नरम दल इसे कहाँ स्टार्ट करना चाहते थे, नरम दल इसे सिर्फ बंगाल में ही लागू करना चाहते थे, बंगाल में लागू करना चाहते थे इन सारे चीज़ों को, ठीक है। और ये चाहते थे उग्रपंथी इन सारी चीज़ों को पूरे देश में, यह पूरे देश में लागू हो, ठीक है, ये पूरे देश में लागू हो। इसी के बीच में आप ये देखते हैं कि गरम दल और नरम दल के मध्य वास्तविक मतभेद 1907 के सूरत अधिवेशन में उभर कर सामने आए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सूरत अधिवेशन में यानी जो कि 1907 में हुआ था, तो इसमें गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद सामने आया, ठीक है। इनके विचार में क्या था, दोनों में अंतर था। और इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, यानी कि गरम दल जिसे हम लोग उग्रपंथी भी कहते हैं, उग्रपंथी, ठीक है। तो गरम दल के जो अध्यक्ष ये बने थे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इनका नाम प्रस्तावित कर दिया। जबकि नरम दल जिसे उदारवादी कहते हैं, उदारवाद, ठीक है। तो इस दल में जिनका नाम सामने आया था वो थे रास बिहारी घोष, ठीक है। अंततः रास बिहारी घोष को ही, ठीक है, बाद में क्या होता है, रास बिहारी घोष को ही
सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। सूरत अधिवेशन का क्या बनाते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और अत्यधिक मतभेद करने के पश्चात गरम दल के नेताओं को, ठीक है, इतना ज़्यादा मतभेद हो गया था, मतभेद होने के कारण ठीक है, गरम दल के नेताओं को नरम दल के नेताओं ने 8 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया। 8 वर्षों के लिए क्या कर दिए, कांग्रेस से बाहर कर दिया, ठीक है। और इसी अधिवेशन के अंत में तिलक ने, ठीक है, और यह जो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन, ठीक है, तो सूरत अधिवेशन के अगर अंत में कहा जाए, अंत में तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अंतर्गत ही एक नई पार्टी बनाई, एक नई पार्टी बनाते हैं, कौन, तिलक जी, ठीक है। और इस पार्टी का नाम रहता है ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सूरत विभाजन 1907 में किया गया, ठीक है। देख सकते हैं सूरत विभाजन के बाद कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और लॉर्ड कर्जन के बाद, ठीक है, कौन, लॉर्ड कर्जन के बाद अब जो ब्रिटिश वायसराय बनेंगे, ठीक है, वायसराय जो बन के आते हैं वो आते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है। और बंगाल विभाजन के पश्चात ब्रिटिशों ने मुस्लिमों को पूर्वी बंगाल में अत्यधिक प्रोत्साहन किया था। यानी कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो आपने देखा कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों का बहुमत ज़्यादा था और वहाँ पर ब्रिटिशों ने उनका खूब सपोर्ट भी किया है। और 1906 में एक मुस्लिम शिष्टमंडल शिमला में गया। कहाँ गया, शिमला, ठीक है। और शिमला में वो लॉर्ड मिंटो से जाके मिला, लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं, ठीक है। और उन्होंने भारत में, यानी लॉर्ड मिंटो जो है, तो ये भारत में मुस्लिमों के लिए एक पृथक राजनीतिक पार्टी की मांग की थी, ठीक है। तो ये शिमला में जाते हैं लॉर्ड मिंटो से मिलने और वहाँ पे कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों के लिए हमें एक राजनीतिक पार्टी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने मांग किया और इस राजनीतिक दल को स्थापित करने में मुस्लिमों के कई उद्देश्य थे। तो अगर कहा जाए तो राजनीतिक दल को स्थापित करने के मुस्लिमों के कई उद्देश्य थे। मुस्लिम के कई यहाँ पे उद्देश्य भी माने जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये भारत में ब्रिटिशों के प्रति अपनी वफादारी बता रहे हैं कि हम आपके लिए काफ़ी वफादार हैं, आपको कभी धोखा नहीं देंगे।
और दूसरी ओर भारत में मुस्लिम राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा भी ये चाहते हैं कि हमें भारत में क्या मिले, सुरक्षा मिले। और वे साथ ही साथ बंगाल में विशेष रूप से राजनैतिक अधिकार पाना चाहते हैं, राजनैतिक अधिकार भी पाना चाहते हैं। ठीक है, कौन? तो ये सब मुस्लिमों के उद्देश्य थे, ठीक है, चाहते थे। और साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि ढाका में ही, ठीक है, जो कि पूर्वी बंगाल में है, तो ढाका में दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और ये दो नेताओं के द्वारा होता है जिनका नाम आगा खां है, आगा खां, ठीक है, एवं सलीमुल्लाह खां है। इन दोनों नेताओं के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में होती है। और मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, इनका नाम वकार उल मुश्ताक था। क्या नाम था? वकार उल मुश्ताक था। और लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम नेताओं को शिमला में, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो लॉर्ड मिंटो जो थे तो शिमला में मुस्लिम नेताओं को भारत में उनके राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी दी थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के पश्चात इन लोगों ने, यानी मुस्लिमों ने, बंगाल विभाजन का समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन का विरोध भी किया था। तो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के स्थापना के पश्चात मुस्लिमों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, बंगाल विभाजन का क्या किए थे? इन्होंने समर्थन किया था और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इनका काम जैसे ही हुआ तो ये ब्रिटिश के तलवे चाटना शुरू कर दिए। और बंगाल जो था, जो ब्रिटिश अपनी फ़ायदा के लिए विभाजन करना चाहता था, तो मुस्लिमों को इसके अगेंस्ट में रहना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लोग इनका क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। और स्वदेशी आंदोलन में इनको समर्थन देना चाहिए, तो इसके विपरीत इन्होंने काम किया, यानी कि विरोध किया। और इसी के बीच आप देख सकते हैं कि 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए, अधिवेशन में क्या होता है? मुसलमानों के लिए, ठीक है, पहली बार पृथक, ठीक है, कह सकते हैं कि पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, यानी कि पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं। और इस अमृतसर के अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे, इनका नाम सैयद अली इमाम था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग हुआ, तो इसमें पूरे तरीके से जो लॉर्ड मिंटो थे, तो इन्होंने कैसे मुस्लिमों को एक अलग मुस्लिम लीग की स्थापना करवाते हैं, राजनीतिक अधिकार देते हैं। और पहली बार कहा जाए तो मुसलमानों के लिए अमृतसर अधिवेशन में
पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था भी की जाती है। देखते हैं कि माले मिंटो सुधार होता 1909 में। तो इसकी अगर घोषणा कहा जाए माले मिंटो सुधार की घोषणा के बारे में, तो यह 1909 में होता है। और इस समय जो माले होते हैं, ठीक है, इस समय माले जो होते हैं ये भारत के सचिव होते हैं। भारत के क्या होते हैं? सचिव होते हैं। और मिंटो के बारे में अगर कहा जाए, मिंटो, तो ये भारत के ब्रिटिश वायसराय थे। भारत के ब्रिटिश वायसराय उस समय थे, ठीक है। और 1908 में अगर आप देखिएगा, 1908 में तो मुस्लिम लीग के लिए अमृतसर अधिवेशन हुआ था। अमृतसर अधिवेशन किया गया था। अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सैयद अली इमाम। कौन किए थे? सैयद अली इमाम के द्वारा किया गया था। सैयद अली इमाम के द्वारा किया गया था। और सैयद अली इमाम ने मुस्लिमों ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी। तो इसने क्या किया था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की इन्होंने मांग किया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली की इन्होंने मांग किया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है, ठीक है। अगर इसके अर्थ के बारे में हम लोग कहें तो इसका अर्थ होता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक क्षेत्र आरक्षित कर देना। एक पृथक क्षेत्र आरक्षित कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारे भारत देश के लिए अच्छा नहीं था। इसी के बीच में क्या होता है कि 1909 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित माले मिंटो सुधार में ब्रिटिशों ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को मान लेता है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लेते हैं। और इसी के बीच आप देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली का भारी विरोध किया था। यानी माले मिंटो सुधार ने इसे मान लिया, लेकिन इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका काफ़ी विरोध किया। इसका भारी विरोध किया, ठीक है, क्योंकि यह हमारे भारत देश के लिए सही नहीं था। इसी में आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध मुस्लिम नेता जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने भी कांग्रेस के, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया है, ठीक है। पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो पृथक निर्वाचन प्रणाली था वो हमारे देश के लिए सही नहीं था। तो इसी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। जबकि देश को तोड़ने के लिए, अंदर ही अंदर खोखला बनाने के लिए जो माले मिंटो हैं, उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक पृथक क्षेत्र आरक्षित कर देने के बात को उन्होंने मान लिया, जिसका हम लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बंगाल विभाजन रद्द, ठीक है।